सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो हम यूनिट फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन भरने के नियम पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रॉन भरने के कौन कौन से नियम हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। कौन कौन से नियम होते हैं? N+L का नियम है, पाउली का नियम है, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो कौन कौन से वो लॉ हैं जो इलेक्ट्रॉन भरने के इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के काम आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में नियम आता है, जैसे हम पढ़ते हैं N+L का नियम। दूसरा है पाउली के अपवर्जन का नियम। और तीसरा है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तीनों नियम हैं, इनको संयुक्त रूप से, यानी इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इनको अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम कहते हैं। अफबाउ का नियम या अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ का नियम कहते हैं, ध्यान रखना। अब अपने पास में बात आती है, सबसे पहले पहला नियम है N+L का नियम। क्या कहता है N+L का नियम? N+L के नियम के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन कक्षकों में भरेंगे जिनके लिए N और L के योग जहां पर क्या हो, कम हो। यानी N+L का योग जिन उपकोष के लिए कम हो उन कक्षकों में पहले क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे हम कह दें कि 1s है, एक हम लिख लें हम 3p है, एक हम लिख लें 2p है, एक हम लिख लें 2s है। अगर हमारे को कह दे कि इनको क्रम में लगाइए, तो हम कैसे लगाएंगे? इनको लगाने के लिए देखो, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू देखें हम तो 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो दोनों का योग कर दें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1। इसमें देखें हम n की वैल्यू क्या है? 3, और l की वैल्यू क्या है? 1। दोनों का योग कितना होगा? 4। इसी प्रकार इसमें देखें हम, यहाँ पर n की वैल्यू 2, p की वैल्यू कितनी है? 1, और कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर देखें इस केस में, तो यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2। अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरना हो तो सबसे पहले किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम, सबसे लोअरतम वैल्यू किसकी है अपने पास में? 1s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा? 1s में। उसके बाद में वैल्यू 2 है, वो क्या है? कम है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p में। और उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। यानी अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या है, इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू N+L रूल। अब कई बार क्या होता है कि दोनों की वैल्यू समान हो जाती है। दोनों की वैल्यू जब समान हो जाती है तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में हम किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे? जैसे अगर हम बात करें यहाँ 2p व 3s। 2p में देखें यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 1। तो दोनों का योग कितना हो गया? 3। सेम वे इसके अंदर देखें हम, n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारे पास में क्या आ गया? 3। यानी बोथ वैल्यू क्या है यहाँ पर? सेम है। दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो जहां पर n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। यानी n की वैल्यू जहां पर क्या हो? लो हो, उसमें इलेक्ट्रॉन
पहले भरेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले भरेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, तो यहाँ देखो इस 2p की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू क्या है, कम है, यथार्थ 2 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2p में, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 3s में भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, n+l के नियमानुसार हम क्या कर सकते हैं, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कक्षों में किस क्रम में भरे जाएंगे, किस क्रम में भरे जाएंगे। इसी प्रकार से और देखते हैं आगे एग्जाम्पल। ये देखो एग्जाम्पल और लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सभी जानते हैं इस बात को। एक 3d होता है, एक हमारे पास में 4s होता है। 3d की बात करें हम और एक 4s की बात करें, किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए और कैसे भरा जाए, क्यों भरा जाए। तो यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3, इसके लिए कितनी है 4, l की वैल्यू देखें यहाँ पर d के लिए होती है 2, s के लिए क्या होती है 0, दोनों का टोटल करें हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 5, इन दोनों टोटल कितना होगा 4। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 4s वाले में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, लोअरतम है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल होते हैं, एक क्या होता है 6s और एक होता है 5d, एक क्या होता है 5d। इसमें देखें हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, l की वैल्यू देखें यहाँ पर तो s के लिए क्या होती है 0, d के लिए कितनी होती है 2, इसका टोटल करें अपन तो इसका आ जाएगा 6 और इसका क्या आएगा 7। इसी कारण से क्या है 5d से पहले कौन भरा जाएगा, 6s भरा जाएगा, अर्थात 6s पहले, उसके बाद में क्या भरा जाएगा 5d। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो इसी ऑर्डर के अंदर हमें भरते हैं, ठीक है। तो n+l के अनुसार अगर हम इनका ऑर्डर लिखना चाहें तो हम ऑर्डर आसानी से लिख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p में, उसके बाद में 3s में, उसके बाद में 3p में, उसके बाद में 4s में, उसके बाद 3d। इस तरह से हम क्या लगातार बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर है वो ये इस तरह से होता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हैं बढ़ते हुए n+l या बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। तो दूसरा नियम है पावली के अपवर्जन का नियम, पावली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है, पावली क्या कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। देखिए कैसे, यानी दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, मान ले हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन हैं और उनके लिए क्वांटम संख्याएं नोट करें हम। प्रथम है n, l, m और क्या होती है s, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मान लो अपने पास में क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को देखें, मान लो ये तीसरे कोष के अंदर है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हम जानते हैं n-1, या तो हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, जितना भी लें, मान लो इसके लिए 2 ले लें। और यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, l पर डिपेंड करती है। तो क्या होगा अपने पास में, इसकी वैल्यू 2 भी आ सकती है, +2 -2 +2 +1 कुछ भी, जैसे भी आपको लगे कि हम 5 वैल्यू अपने को प्राप्त होती है इसकी, जो हमारे को पता है। और अगर इसकी वैल्यू देखें हम तो इसके लिए क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या में ये क्या हो जाएगा +12। इसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखें हम तो सारी वैल्यूज क्या हो सकती है, समान हो सकती है, लेकिन क्या है ये जो अपने पास में वैल्यू क्या होगी -12,
यानी चक्कड़ क्वांटम संख्या वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्पिन है वो क्या होगी, इनकी डिफरेंट होगी। यानी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक ही कक्षक में नहीं जा सकते। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्पिन है, दोनों पैरेलल है, तो ये क्या है, इस तरह से नहीं होंगे। अर्थात किसी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, एक की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दूसरे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अर्थात किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान है वो समान नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू पावली। और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे सभी क्वेश्चनों के अंदर कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं तीसरा है हुंड का नियम, या हम कहते हैं इसको हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। बहुलकता का नियम क्या कहता है हुंड? हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है। देखो हम क्या कहेंगे कि कोई समभ्रंश कक्षक है। समभ्रंश क्या है, कक्षक। समभ्रंश का मतलब जिनकी ऊर्जा क्या हो, समान हो। ऊर्जा क्या हो, समान हो। यानी समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन तब तक नहीं होता है, तब तक नहीं होता है जब तक समभ्रंश या समान ऊर्जा वाले समभ्रंश जिनकी डिजेनरेसी समान हो, नहीं होता है जब तक समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना भर जावे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समानांतर, या हम कह सकते हैं इसको कि समानांतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले भरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पहले भरते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, कि मान लो हम बात करें किसकी, 4p की। तो 4p में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हो, p की बात करें तो p में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हों तो अपने पास में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, यानी पहले इस तरह से भरे जाएंगे। हम इसको ऐसे नहीं भर सकते कि 2 यहाँ भर दें 2 यहाँ भर दें, दैट्स क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ये गलत होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षकों में इस तरह से भरे जाएंगे। ये देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें एक, फिर इसमें एक और इसमें एक, यानी तो तीनों क्या हो गए, समानांतर हो गए ना पहले। यानी इनमें युग्मन अभी तक नहीं हुआ। युग्मन कब होगा, जब तक तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन समान रूप से न भर जाएं, उसके बाद में क्या होगा, युग्मन स्टार्ट होता है। तो अगर हम 4p में भरें या 5p में भरें तो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार से भरे जाते हैं, इस तरह से। देखो पहले युग्मन नहीं, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर क्या करो, इसका युग्मन स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरे जाते हैं, किसके अनुसार, हुंड के नियमानुसार। एक बात और होती है हुंड के नियमानुसार। हुंड के नियमानुसार इसका अपवाद क्या है, प्रश्न आता है, अपवाद पूछ लेते हैं। अपवाद क्या है, एस उपकोष या एस कक्षक की बात करें तो क्या इसका अपवाद है। क्यों है इसका अपवाद, क्योंकि एस कक्षक में यानी एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है। कितना, एक ही कक्षक होता है। इसलिए क्या है, हुंड के नियम का क्या है, ये अपवाद है। बाकी जब भी किसी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम पहले क्या करेंगे, सबको एक ही इलेक्ट्रॉन यानी समांतर रूप से इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का क्या कराएंगे, पेयरिंग होगी, यानी युग्मन स्टार्ट होगा। जैसे और देखें, हम डी के अंदर भरना हो, अगर हम डी के अंदर भरें, ये देखो D5 भरें तो कैसे भरे जाएंगे, देखिए, क्योंकि डी के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं। तो पांचों ऑर्बिटल्स में क्या है, देखो पहले 1
1 1 1 और 1 इस तरह से भरे जाएंगे। न कि अगर हम इसको ऐसे भर दें कि हम ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कक्षक हैं इनमें सबसे पहले समांतर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बाद में क्या होगा, इनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। यही क्या है, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है। अभी तक हमने साथियों क्या किया, तीनों तरह के नियम पढ़े इलेक्ट्रॉन्स भरने के। कौन कौन से नियम पढ़े, अभी हमने 3 नियम पढ़े। देखो कौन सा नियम था, पहला था हमारे पास में n+l का नियम, सेकंड था हमारे पास में पाउली का नियम, और तीसरा था हुंड का नियम। अब तीनों को अगर मिला दें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इनको ध्यान रखना, तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ऑफ बाउ रूल कहते हैं, ऑफ बाउ का रूल कहते हैं, ऑफ बाउ का नियम कहते हैं। और ध्यान रखना ऑफ बाउ शब्द है वो क्या है, जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। पूछ लेते हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें क्या है, इस तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ बाउ, है ना। तो और किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो यू कैन से जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका मीन्स क्या होता है, निर्माण करना। और तीनों नियम्स को मिलाकर, इलेक्ट्रॉन भरने के तीनों नियम को मिलाकर क्या है, क्या कहते हैं, इसको अबाव का नियम कहते हैं। एक बात और, अब अबाव के नियम अनुसार कंक्लूजन मिलाएं इन तीनों का, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भर जाते हैं, ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं, बढ़ते ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं। कैसे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाएगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यानी जो प्रथम इलेक्ट्रॉन आएगा या प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में भरा जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम हो, यानी कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाएगा। और उसके बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन उससे अधिक ऊर्जा वाले, उसके बाद में और अधिक ऊर्जा वाले, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। यही क्या है, अबाव का नियम है। तो ये थे दोस्तों अपने पास में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम्स। आगे हम बढ़ते हैं एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की आकार क्या है, उनकी शेप क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एस के आकार की बात करें हमने कल भी कहा था, पहले भी देखा था, इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार यानी राउंड शेप होती है। इसकी आकृति क्या होती है, राउंड शेप होती है। हमने क्या कहा था, विस्तार और आर्ज क्या इसका इक्वल होता है ना। तो ये हमारे पास में एस की आकृति क्या होती है, गोलाकार राउंड शेप, ठीक है। और ये एस कक्षक होते कितने हैं, एक ही। एस में कितने कक्षक होते हैं, एक ही कक्षक होता है, अर्थात हम कह देंगे ये एस है, इसमें एक ही कक्षक, ऐसे नोट कर देते हैं अपने। बात करें हम, ये एस की बात थी, और ये अगर हम बात करें पी की, तो पी में क्या है, कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। और कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, देखो ऐसे बनाया था ना अपन ने, क्या लिखते हैं इसको, पी एक्स, ये देखो बीच में हम पी जेड ले लेते हैं, और ये क्या है, पी वाई, है ना। तो क्या था अपने पास में, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने -l, और ये क्या था +l, और बीच में क्या था 0। अब देखो पी कक्ष का है, इनकी आकृति कैसी होती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जिस एक्सिस पर जो भी डंबल बना रहे हो, मान लो ये एक एक्सिस मान लिया आपने, इस पर क्या कर रहे हो आप, डंबल बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको मान लें
कौन से वाला, इसको हमने मान लेते हैं y। तो इस y एक्सिस पर अगर डंबल बना रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बनाएं z के लिए, इस एक्सिस को मान लेते हैं अपने z, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल्स। अब देखो इनकी हमने आकृति तो हमने देख ली, एस पी डी की भी हम देख लेंगे। तो इसकी आकृति कौन सी होती है, डम्बलकार, डम्बलाकार, इन डम्बल शेप होती है इसकी। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक नया आ जाता है जो कि पूछा जा सकता है, यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं नोडीय पृष्ठ, क्या पूछते हैं, नोडीय पृष्ठ। ये देखो अगर हम इसको राउंड शेप होती है इसकी हम जानते हैं, तो जहाँ पर क्या है नोडीय पृष्ठ की बात करते हैं हम, नोडीय पृष्ठ की बात करते हैं किसमें, एस के लिए, किसमें बात करते हैं, एस के लिए नोडीय पृष्ठ। और नोडीय पृष्ठ क्या कौन क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, शून्य हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, शून्य हो, उस क्षेत्र को कहते हैं हम नोडीय पृष्ठ। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो अगर हम ये देखो यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस और ये क्या है आउटर सेल है, इन दोनों के बीच का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, वेरी वेरी लो है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संभावना बहुत कम है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या होता है, नोडीय पृष्ठ, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, शून्य। अब ये नोडीय पृष्ठ निकालते कैसे हैं, तो नोडीय पृष्ठ है वो निकालने के लिए, किसके लिए, एस वालों के लिए नोडीय पृष्ठ कैसे निकालते हैं, एस के लिए नोडीय पृष्ठ निकालना, नोडीय पृष्ठ है वो निकालना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-1, n-1 होते हैं। मान लो हमारे पास में क्या है 1s है, अगर आपसे पूछे 1s में कितने नोडीय पृष्ठ होते हैं, तो इसमें नोडीय पृष्ठ की जो संख्या होती है कितनी, n-1 करो, n-1 करो, तो n की वैल्यू क्या है 1, 1 - 1 कितनी आ जाएगी 0, अर्थात 1s के अंदर नोडीय पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है 0, यानी शून्य होती है। सेम वे अगर बात करें 2s के लिए, 2s के लिए निकालें नोडीय पृष्ठ की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या है 2 और s की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये तो 0 है ही, लेकिन यहाँ पर देखो n-1 ही तो है, n-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 2s में नोडीय पृष्ठ कितने हैं 1 है। इसी प्रकार से 3s की बात करें अपन, 3s में n की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर क्या है 1, 3s में n की वैल्यू 3, ठीक है, और माइनस क्या है 1 है, तो कितने आ जाएंगे, नोडीय पृष्ठ की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम s के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको निकालना हो, अब बात करते हैं p की। अगर p की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक विशेष बात ध्यान रखना, यहाँ पर तो नोडीय पृष्ठ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं नोडीय तल, नोडीय तल। और नोडीय तल कितने होते हैं उसकी भी बात करेंगे अपने, लेकिन नोडीय तल को निकालते कैसे हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन देखो नोडीय तल है क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है x, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं, कौन कौन से, इसको माना हमने x, ये क्या मान लिया y और ये क्या मान लिया z। तो अब हमारे पास में कितने बच गए, y और z बच गए ना, डंबल किस पे बना हुआ है, x पे बना हुआ है, तो हमारे पास में कितने बच गए, 2 एक्सिस बच गए। तो ये दोनों क्या है, नोडीय तल है। इसमें भी वही बात होती है, नोडीय तल किसे कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, शून्य हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, नोडीय तल कहलाता है। अब नोडीय तल यहाँ पर देखिए हम, तो इसमें भी कितने बच गए, यहाँ पर देखो px के लिए बच गए 2 एक्सिस बच गए ना, तो यहाँ पर क्या है y और z क्या है, नोडीय तल, y और z क्या है, नोडीय तल। सेम वे अगर ये y की बात करें py की, तो इसके लिए नोडीय तल क्या बच गया, ये देखो x बच गया और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, z बचा हुआ है, तो यहाँ पर नोडीय तल क्या होगा, x z, यहाँ पर नोडीय तल क्या होगा x z। और pz की बात करें तो इसमें x बचा हुआ है और ये y बचा हुआ है, क्योंकि z पर तो डंबल है ही pz के अंदर, जो बच गया अपने पास में उसको हम क्या ले लेंगे, नोडीय तल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, x और y क्या है, नोडीय तल हैं। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि s के अंदर, p के अंदर इनकी आकृति क्या है, इनकी शेप क्या है। यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस भी लगाते हैं, देखा होगा,
प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। और ये तो बताया भी था मैंने आपको कि प्लस माइनस क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ डिनोट करता है किसको, सिमेट्री को डिनोट करता है और किसी को भी नहीं। आगे हम देखें डी उपकोष की आकृति, यानी डी कक्षक है वो कितने होते हैं, उनकी कैसी आकृति होती है, वो थोड़ा सा देखते हैं। डी की शेप की बात करें तो कैसी होती है, डी की शेप होती है बाई डम्बल शेप, यानी द्विडम्बलाकार, द्विडम्बलाकार अर्थात बाई डम्बल शेप ना। अब बाई डम्बल शेप तो है, और मैंने बताया भी था पहले भी आपको कि अगर हम इस तरह से बनाएं, ये ध्यान रखना, ये क्या है x, ये मान लेते हैं y, ये x मान लेते हैं तो इसको मान लेते हैं z, ये y मान लेते हैं तो ये क्या मान लेते हैं z। लेकिन जो शुरू वाले जो x y हमने क्या बताया था, x y, और ये देखो आगे क्या आएगा y z, है ना, x y y z। और क्या बचा अपने पास में, क्या रह गया, x y y z। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर रह जाएगा x z। अगर इनकी बात करें तो ये वाले जो ऑर्बिट्स हैं, इनमें क्या है, ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं, इन एक्सिस के बीच में होते हैं। एक्सिस के क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं, ध्यान रखना, एक्सिस के क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये बीच में होते हैं, ठीक है, इस तरह शो करना है आपको। देखो, और इनमें क्या है, चार्ज भी देखना, ये देखो सेम चार्ज है वो क्या अपोजिट होता है, देखो माइनस है, इसमें भी क्या है माइनस, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये कैसे भी आप बना सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्स और वाई की बात करेंगे तो एक्स और वाई दो एक्सिस ले लीजिए और इनके बीच में क्या बना दीजिए, इनके डंबल बना दीजिए। ऐसे ही इसमें एक्स और जेड ले लेंगे तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक्स और जेड वाला बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये क्या बन गया, वाई और जेड, तो वाई जेड बना दो इसको, ठीक है। ये देखो माइनस, ये प्लस, प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, ठीक है। या फिर इसको क्या कर दो, ये माइनस माइनस वाले, ये प्लस प्लस वाले, तो कैसे भी आप बनाइए, ठीक है। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि अगर एक्स वाई और वाई जेड वाला बनाते हैं तो ये क्या बनते हैं, एक्सिस के बीच में बनते हैं, ठीक है। और इनके लिए नोडीय तल कैसे निकालते हैं, इनके नोडीय तल निकालने के लिए जो बच गई, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई है, तो बचे कितने, दो, यानी एक तो बच गया एक्स जेड और एक बच गया वाई जेड। तो इसके लिए कितने, दो नोडीय तल हैं। बात वहीं की वहीं है यहाँ पर कि नोडीय तल क्या होते हैं, नोडीय तल पूछते हैं यहाँ पर। तो नोडीय तल ध्यान रखना, नोडीय तल क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम कहते हैं नोडीय तल कहते हैं। तो ये नोडीय तल है। और नोडीय तल कितने हो गए, किसके लिए, ये देखो एक्स वाई के लिए कितने बच गए अपने पास में, ये दो बचे हुए हैं, दोनों क्या है, नोडीय तल। अगर इसकी बात करें, यहाँ देखो एक्स और जेड है, तो क्या बच गया, एक तो वाई जेड बच गया, ठीक है, और एक बच गया एक्स वाई, तो इसके लिए भी कितने हो जाएंगे, दो नोडीय तल। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर देखो वाई और जेड तो आ गया, एक बच गया हमारे पास में एक्स वाई और एक बच गया एक्स जेड। तो ये क्या है, दोनों दोनों इसके लिए नोडीय तल है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, बात करें हम डी जेड स्क्वेयर की, तो ये क्या होता है, डी जेड स्क्वेयर क्या होता है, ये डंबल जो है, जो ऑर्बिटल है, ये एक्सिस के ऊपर होता है। मान ले ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर बनाएंगे, स्क्वेयर की बात आ रही है तब हम इसको क्या कर देते हैं, राउंड शेप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, डी जेड स्क्वेयर है, इसके लिए किसी प्रकार का नोडीय तल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसके लिए नोडीय तल है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, एक होता है हमारे पास में डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाले की, तो इसमें भी क्या होते हैं, यहाँ देखिए ये भी किसके ऊपर होते हैं, एक्सिस के ऊपर बने होते हैं, एक्सिस के ऊपर बने होते हैं इस तरह से, है ना, एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक्स वाला, ये मान लेते हैं वाई वाला। तो इसके लिए भी क्या है, नोडीय तल जो है वो क्या होता है, नोडीय तल क्या होता है, शून्य होते हैं, जीरो होता है इन दोनों के लिए। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोडीय तल है वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो नोडीय तल क्या होता है इनके लिए, जीरो होता है। अगर हम बात करें किसकी, एफ
उपकोष की यानी एफ कक्षकों की बात करें तो ये देखो एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल की आकृति आपको पता है ऑलवेज हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शेप होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है, हम लिखते हैं ना ऑलवेज। ठीक है, हाँ इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल, और क्या होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास में आता है, अभी तक हमने पढ़ा नोडीय पृष्ठ व नोडीय तल की आकृति के साथ साथ में शेप के साथ साथ में हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ जो किस में होता है, एस सबसेल के अंदर होता है। एक होता है नोडीय तल, नोडीय तल यानी प्लेन जिसकी बात करें हम, नोडीय प्लेन। ठीक है, और नोडीय प्लेन किस में पढ़ा हमने, पी और डी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब आगे एक बात आती है, रेडियल नोड की बात आती है, रेडियल नोड की बात आती है जिसे हम कहते हैं गोलीय नोड भी कहते हैं। अब ये गोलीय नोड क्या होता है, देखो गोलीय नोड को निकालने का अपने पास में फॉर्मूला है n-l-1, किसी के लिए निकाल लो, हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेडियल नोड। और ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है, रेडियल नोड भी पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं रेडियल नोड, देखिए रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको निकालना है किसके लिए, 1s के लिए रेडियल नोड, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-l-1, बस इसको याद रखिए। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ये देखो 1, माइनस l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0। देखो ये हमें ज्ञात रहना चाहिए, ऑलवेज पता होना चाहिए कि s p d और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, 1, 2 और ये क्या होती है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर l की वैल्यू क्या है 0 और माइनस क्या है 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, अर्थात s यानी 1s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है 0। अगर हम बात करें 2p के लिए, 2p के लिए n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ आगे फॉर्मूले में -1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो सॉरी n की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2p के लिए भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। अगर हम बात करें 3p के लिए, तो 3p के लिए बात करें तो n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है, यानी l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1 और माइनस में भी क्या है 1, तो यहाँ पर हमारे पास में रेडियल नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आप SPD जो उपकोष यानी कक्षक है उनकी आकृति बता सकते हैं, उसके अंदर कितने पृष्ठ हैं, कितने उसके अंदर नोडीय तल हैं और कितने रेडियल नोड हैं, ये भी आप बता सकते हो। इस टॉपिक में एक चीज हो रही है, वो क्या है, एक तो है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब है कक्ष और ये क्या है हमारे पास में कक्षक। ये क्या होता है, बाई डायमेंशनल यानी द्विविमीय पथ होता है। ये तो क्या है, द्विविमीय पथ होता है, निपात होता है। ये क्या होता है, त्रिविमीय। ठीक है, 3 डायमेंशनल जिसे अपने कहते हैं 3 डायमेंशनल, और ये क्या है बाय डायमेंशनल। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2n²। लेकिन कक्षक की बात करें तो कोई भी कक्षक ले लें, S ले लो या P ले लो, इसके अंदर एक जो कक्षक लेंगे हम, और एक कक्षक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने आ सकते हैं, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है कितने आ सकते हैं, ध्यान रखना 2 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक देखो एक अपवार्ड एक डाउनवार्ड। इसी प्रकार से इसको जब डिनोट करते हैं ऑर्बिट को, तो ऑर्बिट को जब डिनोट करते हैं, ऑर्बिट को जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, n से। और ऑर्बिटल को डिनोट करने के लिए हमारे को 3 क्वांटम संख्याएं चाहिए। कितनी, 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी, n, l और m। ठीक है, और एक चीज और भी कहते हैं कि ये तो बोर की जो अजम्पशन है उस पर डिपेंड है, यानी जो बोर की अवधारणा है उस पर डिपेंड है। और ये क्या है,
ये जो है वो क्या है, वेव मैकेनिक्स पर आधारित है। तो ये हमारे पास में क्या है, कई बार थोड़ा सा हमें पता नहीं होता, पता रहना चाहिए आपको कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है। ठीक है, तो ये अपने पास में अबाउट टॉपिक, इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। धन्यवाद।